Hello students, this is DP Singh, Faculty of Zoology. In today's class we will discuss about the another master question for the NEET 2020. ओके, आज हम बात करेंगे कुछ और मास्टर क्वेश्चंस के बारे में। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे जो हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन पाम। ह्यूमन पाम में कितने बोन प्रेजेंट होंगे, मतलब दिस इज द पाम, ये वाला जो रीजन है पाम। देखिए जो ह्यूमन स्केलेटन होगा उसमें 206 बोन होंगे, उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एक्सियल स्केलेटन जिसके अंदर 80 बोन होंगे और एक होगा एपेंडिकुलर पार्ट जिसके अंदर 126 बोन्स होंगे। अब देखिए अगर मैं लिम्स की बात करता हूँ, ये मेरे 4 लिम्स हैं और मेरे जो लेग्स हैं दिस इज द हाइंड लिम्स। तो अगर लिम्ब की में ये पूरा हमारा हैंड नहीं होता है, दिस इज द लिम्ब। ओके, अगर मैं हैंड की बात करूँ, हैंड क्या है तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है दिस इज द आर्म। ओके, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट दिस इज द फोर आर्म, और ये जो होगा दिस इज द रिस्ट, और रिस्ट के बाद जो पार्ट है दिस इज द हैंड। एक्चुअली दिस इज द हैंड। तो फिर से सुन लीजिए, दिस इज द आर्म, दिस इज द फोर आर्म, दिस इज द रिस्ट और दिस इज द हैंड। ये सबसे मिलके बनता है लिम्ब। जो आर्म होगा इसमें एक बोन होगा, यहाँ पे होगा ह्यूमरस, और जो फोर आर्म होगा यहाँ पे 2 बोन होंगे, एक होगा रेडियस, एक होगा अल्ना। रेडियस टुवर्ड द थंब होगा, अल्ना टुवर्ड द लिटिल फिंगर। ठीक है, रिस्ट में रिस्ट के जो बोन होंगे दिस इज द कार्पल्स, उनका नंबर 8 होता है। ये वाले जो पार्ट जो पाम बनाएंगे दिस इज द मेटाकार्पल्स। तो यहाँ पे सिर्फ पाम पूछ रहे हैं तो मेटाकार्पल्स ही होना चाहिए। अब ऑप्शन में पढ़ता हूँ, 8 कार्पल्स बिल्कुल नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 5 मेटाकार्पल्स और 14 फैलेंजेस। 5 मेटाकार्पल्स हैं लेकिन 14 फैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो पाम का पार्ट नहीं, वो हैंड का पार्ट है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। क्लियर, 5 मेटाकार्पल्स ओनली, बिल्कुल दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट। ओके, ए भी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, समझ गए मैंने क्या बताया अभी आपको, बाकी चीजें भी कुछ मैंने बता दी है। अगला क्वेश्चन है द फंक्शनल डक्ट ऑफ पैंक्रियास। कुल मिला के पैंक्रियास का वो मेन डक्ट पूछ रहे हैं, दैट जॉइंट टू बाइल डक्ट टू फॉर्म अ कॉमन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। अब होगा डक्ट ऑफ विल्सन होगा, डक्ट ऑफ सेंटोर्नी होगा, बार्टन डक्ट होगा और डक्ट ऑफ रिविनस। अब देखिए जो बार्टन डक्ट होता है, पहले इसमें मैं डिस्कस करता हूँ। बार्टन जो डक्ट होता है इट इज द डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, वो भी कौन सा होगा, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलरी का जो डक्ट होता है उसका जो डक्ट का नाम है दिस इज द बार्टन डक्ट। तो सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। डक्ट ऑफ रिविनस, ये भी सैलिवरी ग्लैंड का डक्ट है, एक सैलिवरी ग्लैंड होता है सबलिंगुअल, उसका जो डक्ट है दिस इज द डक्ट ऑफ रिविनस। तो मेरे 50% तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो जो डक्ट ऑफ सेंटोर्नी है दिस इज द एसेसरी डक्ट ऑफ द पैंक्रियास। पैंक्रियास के जो एसेसरी डक्ट है उसको बोलेंगे डक्ट ऑफ सेंटोर्नी, तो बी आंसर भी नहीं होगा। अब दिस इज द डक्ट ऑफ विल्सन, ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है, तो ये इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं थोड़ा सा इसे को डायग्रामेटिक बात करूं, देखिए मान लो लीवर के दोनों लोब से जो डक्ट आएंगे, लेफ्ट और राइट लोब से जो डक्ट आएंगे वो मिलके बनाएंगे दिस इज द कॉमन हेपेटिक डक्ट। एक कॉमन हेपेटिक डक्ट बन गया है। उसके बाद एक डक्ट गॉल ब्लैडर से आएगा, दिस इज द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, इट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। इस सिस्टिक डक्ट हो गया है, तो कॉमन हेपेटिक और सिस्टिक मिलेगा तो दिस इज द कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट हो गया है, इसी को बोलते हैं डक्ट ऑफ पॉलिटोकस और डक्ट ऑफ पॉलिटोकस, दूसरा नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछिए कॉमन बाइल डक्ट का नाम क्या है, तो डक्ट ऑफ पॉलिटोकस। अब देखिए ये जो कॉमन बाइल डक्ट होगा एक पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलेगा, और जहां पे मिलते हैं थोड़ा सा सॉलिड पार्ट बनेगा, दिस इज द हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। इसको क्या बोला जाएगा, हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला।
हेपेटो पैंक्रेटिक एम्पुला। एम्पुला हमेशा स्वेलिंग पार्ट को अपन एम्पुला बोल सकते हैं। ओके, और यही गार्ड होता है कि स्फिंक्टर से, दिस इज द स्फिंक्टर ऑफ बॉडी। यहाँ पे स्फिंक्टर होगा, दिस इज द स्फिंक्टर ऑफ बॉडी। तो वो अभी मैन पैंक्रियास डक्ट का पूछ रहे थे, दिस इज द डक्ट ऑफ विल्सन। ये वाला जो मैन पैंक्रियास का डक्ट है, इसी के ऊपर ने बोला है डक्ट ऑफ विल्सन। इससे कुछ एक्सेसरी डक्ट आएंगे, दिस इज द डक्ट ऑफ सेंटोरी। तो हमारा आंसर क्या होता है? डक्ट ऑफ विल्सन। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, Which of the following cranial nerve is sensory? कौन सा cranial nerve sensory है? अब देखिए हमारे पास, अगर मैं बात करता हूं एमनियोट्स में, एमनियोट्स, देखिए एमनियोट्स मतलब होगा रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल। अगर इन तीनों को एक साथ बोलना हो तो मैं एमनियोट्स कह सकता हूं। इन सभी में जो क्रेनियल नर्व होगा वो 12 पेयर होगा, 12 पेयर क्रेनियल नर्व होंगे एमनियोट्स में। रेप्टाइल में अगर बात करता हूं, स्नेक को एक्सेप्शन है, स्नेक में सिर्फ 10 पेयर ही होंगे, तो वो आपको ध्यान देना है। कभी कभी पूछ लेते हैं स्नेक में कितना पेयर क्रेनियल नर्व होगा, तो आपको 10 आंसर लगाना, लेकिन बाकी के रेप्टाइल में आपको 12 पेयर आंसर लगाना है। अब देखिए इस 12 पेयर में से 1, 2 और 8 नंबर का जो होगा, दिस इज द प्योर सेंसरी। ओके, पहले नंबर का होता है ऑल्फैक्टरी, फिर ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ओके, ट्रोक्लियर और पैथेटिक, ट्राइजेमिनल, उसके बाद होगा आपका एब्डिसेंस हो गया, फेशियल हो गया, ऑडिटरी हो गया। ओके, तो आप देखिए 8वें नंबर का जो ऑडिटरी है, मैंने कहा 1 2 8, तो 1 नंबर का, 2 नंबर का, 8 नंबर का प्योर सेंसरी है। 3 4 6 11 एंड 12 दीज आर द प्योर मोटर। बाकी के जो बच रहे हैं मिक्स टाइप के होंगे। तो आप देखिए स्पाइनल एक्सेसरी, ये आपका 11 नंबर का है। ओके, और 11 नंबर तो सेंसरी नहीं बताया, ये वाले तो सेंसरी है। ओके, उसके बाद ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल 5 नंबर का है, नहीं आ रहा सेंसरी में। वेगस 10 नंबर का है, नहीं आ रहा है। ऑडिटरी, दिस इज द नंबर 8, तो मेरा आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द सेंसरी। आगे के लिए याद रख लीजिए 1 to 8 इज प्योर सेंसरी। ओके, ऐसा याद रख सकते हैं। अगर याद नहीं हो 128 और 346 11 12, दिस इज द प्योर मोटर, और बाकी के जो होंगे वो मिक्स टाइप के होंगे। क्लियर? दिस इज अनदर क्वेश्चन। उसके बाद आप देखिए अगला क्वेश्चन है, लॉस द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पैराइटल सेल्स, ओके, वुड लीड टू। ओके, क्वेश्चन में लिखता हूं, लॉस ऑफ प्रॉपर फंक्शन ऑफ parietal cell of stomach, okay, would lead to। अगर पैराइटल सेल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जब पैराइटल सेल काम होंगे स्टमक में होंगे तो क्या होगा? उससे पहले कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला जो है उसमें है impaired carbohydrate, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। क्या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ठीक से नहीं होगा? दूसरा है impaired प्रोटीन डाइजेशन। तीसरा स्टेटमेंट है आपका एनीमिया हो सकता है। उसके बाद चौथा होगा डिफिकल्टी इन ब्लड क्लॉटिंग, ओके, डिफिकल्टी
इन ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद फिफ्थ होगा आपका इंक्रीज चांस ऑफ जीआईटी इन्फेक्शन, इंक्रीज चांस ऑफ जीआईटी इन्फेक्शन। ओके, अब ऑप्शन अपन यहीं पे बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं पैराइटल सेल। अब पैराइटल सेल से क्या सीक्रेट होता है आपको ध्यान देना चाहिए। पैराइटल सेल आल्सो कॉल्ड ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल को ही बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। दिस सेल सीक्रेट द HCl, HCl का सीक्रेशन करेगा और करेगा इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। ध्यान से सुनिए, पैराइटल सेल सीक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल का फंक्शन होता है इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल which is the another name of vitamin B12। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, एक्सट्रिंसिक को एब्जॉर्ब करता है, और एक्सट्रिंसिक क्या है, ये विटामिन B12 का दूसरा नाम है। और B12 आल्सो कॉल्ड द साइन ऑफ कोबालामाइन या कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। तो ध्यान दीजिए, इम्प्योर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि HCl का देखिए फंक्शन होता है, HCl क्या करता है, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, HCl के प्रेजेंस में। मतलब पेप्सिनोजेन पहले इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होगा, ओके, जो कि चीफ सेल से सीक्रेट होता है, ठीक है। अब पेप्सिन का काम क्या होगा, इट डाइजेस्ट द प्रोटीन। तो अगर ये सेल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो प्रोटीन का डाइजेशन क्या होगा, इम्पेयर्ड होगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी ये बन गई है, ओके। एनीमिया, देखिए एनीमिया हम कह सकते हैं दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब मैंने कहा ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करेगा, और B12 का काम क्या होगा, इट हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ द आरबीसी, आरबीसी को मैच्योर करने का काम करता है। तो अगर पैराइटल सेल ने काम कर दिया है तो एक्सटेंसिव फैक्टर भी क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक नहीं आएगा ना भाई। तो एनीमिया की पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी, एनीमिया हो जाएगा। डिफिकल्टी इन ब्लड क्लॉटिंग, डिफिकल्टी ब्लड क्लॉटिंग की बात ही नहीं है। इंक्रीज द चांसेस ऑफ द जीआईटी इन्फेक्शन, क्योंकि भाई एसिड है, अब एसिड का सिक्रीशन नहीं होगा तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा है, ओके। तो हमारा क्या हो गया है, 2, 3 और 5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सुटेबल मैच फॉर द फॉलोइंग हार्मोन्स, ओके। फाइंड द करेक्ट मैच, फाइंड द करेक्ट मैच, ओके। पहला ऑप्शन में यहाँ पे ENF के आगे लिखा है हार्ट, कॉमा कैल्सिटोनिन के आगे लिखा है पैराथायराइड, कैल्सिटोनिन के आगे लिखा है पैराथायराइड। ये पहला ऑप्शन हो गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है रेनिन, सिंगल एग वाला रेनिन, क्या लिखा है किडनी, ओके। उसी ऑप्शन में है रिलैक्सिन, और रिलैक्सिन के आगे लिखा है प्लेसेंटा। सी ऑप्शन है हमारा कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन के आगे लिखा है आपका किडनी। उसके बाद उसी में है HCG, HCG के आगे लिखा है ओवरी। और फाइनली डी ऑप्शन है आपका ईस्ट्रोजन, के आगे लिखा है टेस्टिस, ओके। फिर लिखा है प्रोजेस्टेरोन, ग्राफिन सॉल्यूबल, प्रोजेस्टेरोन ग्राफिन सॉल्यूबल। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच इज द करेक्ट मैच। देखिए ANF एट्रियल नाइट्रिक फैक्टर, ओके, वो हार्ट से आएगा, ये तो बिल्कुल सही हो गया है। ये वाला जो बैच क्या है, सही है।
कैल्सिटोनिन, देखिए कैल्सिटोनिन दिस इज आल्सो कॉल्ड टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि थायराइड से आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लगा पैराथायराइड, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया पहला। रेनिन किडनी, यहाँ तक तो ठीक है, सिंगल एन वाला किडनी से होगा, जो कि किससे आता था, जेजी सेल से। रिलैक्सेड प्लेसेंटा, बिल्कुल ये करेक्ट हो गया है, बी द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। कैल्सिटोनिन अभी मैंने बताया, कैल्सिटोनिन टीसीटी, ये आएगा थायराइड से, ये तो गलत ही हो गया है। एससीजी प्लेसेंटा से आता है। ईस्ट्रोजन टेस्टिस गलत ही हो गया है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, which of the following chance या changes occurs in the diaphragm and the intercostal muscle when expiration takes place? ओके, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। which of the following changes, which is the changes occurs in diaphragm and intercostal muscles when expiration takes place? ओके, वो कह रहे हैं जब हम नॉर्मल एक्सप्रेशन करेंगे तो जो डायफ्राम है और जो कौन से इंटरकोस्टल मसल्स है उसमें क्या चेंजेस होगा। अब इसमें जो पहला ऑप्शन बोल रहे हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स relax and diaphragmatic muscle contract या diaphragm contract, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स contract, okay, and diaphragm relax and diaphragm relax। दूसरा ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम, ओके, रिलैक्स होगा। और डी ऑप्शन है आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी इस पर अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं तो आपको याद रखना राइज, R4 का मतलब होगा रिलैक्सेशन, I का मतलब होगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, C का मतलब होगा कॉन्ट्रैक्शन और E का मतलब होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इन नॉर्मल इंस्पिरेशन में है। ध्यान दीजिए, जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स रहते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड डायफ्रामिक मसल आल्सो कॉन्ट्रैक्टेड। ये होता है नॉर्मल इंस्पिरेशन में। उसके बाद जब हम नॉर्मल एक्सपिरेशन करेंगे, जब हम नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। जो मसल इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो सिर्फ एक्सपिरेशन में क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
अब इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट कौन थे? एक्सटर्नल और डायफ्रामिक। इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट थे। अब मैंने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया तो ये क्या होंगे? अब रिलैक्स हो जाएंगे। तो दोनों मसल का क्या होना? रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए कोस्टा का मतलब होता है रिब्स। अगर आपसे पूछे जो कोस्टल मसल्स होते हैं वो कितने पेयर होते हैं, तो आपको 11 पेयर आंसर लगा देना। ओके, कितना लगाना है? 11 पेयर। द मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स इज कॉल्ड कोस्टल मसल्स। द मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स इज कॉल्ड कोस्टल मसल। मान लो दिस इज द स्टर्नम, ये रिब्स है। रिब्स को मैंने क्या बोला? दिस इज द कोस्टा। तो कोस्टा के बीच में जो मसल्स हैं उसको बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल। मतलब आप ऐसा समझिए, एक अंदर की तरफ होंगे तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हो गए, बाहर की तरफ हो रहे हैं तो का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो ऐसा आपको याद रखना। कितना होंगे? 11 पेयर होंगे मसल्स, जो कि 12 पेयर रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the correct description a certain part of the normal human skeleton? Okay, correct description क्या है for the human skeleton? Correct description, correct description for normal ह्यूमन स्केलेटन। ओके, अब इसमें पहला जो ऑप्शन है फर्स्ट वर्टिब्रल एक्सिस, फर्स्ट वर्टिब्रल एक्सिस। ओके, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है 9 and 10 पेयर of ribs called floating ribs। ओके, सी ऑप्शन है glenoid cavity। ओके, is a depression to which thigh bone articulate। ओके, और डी ऑप्शन है आपका पैराइटल बोन, पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन। Parietal and temporal bone of skull are joined by fibrous joint। अब ध्यान से सुनिए, करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन। द फर्स्ट वर्टिब्रल एक्सिस बिल्कुल नहीं है, पहला वर्टिब्रल एक्सिस नहीं होता है। पहला जो सर्वाइकल वर्टिब्रेट है वो दिस इज द एटलस, तो पहला तो नहीं हो गया। 9th and 10th पेयर ऑफ रिब्स इज कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास जो 12 पेयर रिब्स हैं उसमें जो फर्स्ट 7 पेयर रिब्स होंगे वो ट्रू रिब्स होंगे, क्योंकि डायरेक्टली क्या है एंटीरियरली वो स्टर्नम से कनेक्टेड, डॉर्सली हमारे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड। उसके बाद 8, 9 और 10, 8, 9, 10 क्या है, इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। ठीक है, उसके बाद बाकी 11 जो 12 होगा वो कहलाएगा फ्लोटिंग रिब। सिर्फ क्या है डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट है और एंटीरियरली बिल्कुल फ्री है। दिस इज द फ्लोटिंग। कौन सा? 11 और 12। तो यहाँ पे क्या लिखा 9 और 12 फ्लोटिंग है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्लिनोइड कैविटी द डिप्रेशन दिस 5 होने जा रही। अब देखिए ग्लिनोइड कैविटी जनरली क्या होगा पेक्टोरल गर्डल में होगा, और पेक्टोरल गर्डल में ग्लिनोइड कैविटी, इसमें जो ह्यूमरस का हेड होगा वो फिट होगा एंड फॉर्म द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे कह रहे हैं थाई बोन है, थाई बोन तो जैसे द फीमर, और फीमर
फीमर का हेड जिसमें कनेक्ट होगा जिस कैविटी में, दिस इज द एसिटाबुलम, तो ये मेरा सी वाला भी गलत हो गया है। पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर जॉइंट बाय द फाइबर जॉइंट, बिल्कुल ये फिक्स जॉइंट का टाइप है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं क्रेनियल बोन का जो नंबर होगा वो 8 होगा, FPTOSE। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, इरिथमॉइड, पैराइटल और टेम्पोरल पेयर हैं, तो 8 दिस इज द नेम ऑफ द क्रेनियल बोन। बाकी फेस में हमारे 14 होते हैं। ईयर ऑसिकल का नंबर कितना 6 होता है, उसमें मेलस होगा, इंकस होगा, स्टेप्स होगा। उसको याद रखने के लिए भी ईयर ऑसिकल में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा बता देता हूं। देखिए आप ऐसा याद रखिए, मिस हास, अरे क्या हुआ। मिस इज द नेम ऑफ द ऑसिकल, हास दिस इज द शेप एंड दिस इज द मॉडिफिकेशन, मतलब एम्ब्रियोनिक मॉडिफिकेशन आगे चल के वो इसमें कन्वर्ट हो गए हैं। मतलब मेलस जो होगा वो हैमर शेप है और आर्टिकुलेट बोन का मॉडिफिकेशन है। मतलब ध्यान से सुनिए, मेलस इज द मॉडिफाइड आर्टिकुलेट बोन। दूसरा इंकस दिस इज द एंगल शेप एंड दिस इज द मॉडिफाइड क्वाड्रेट बोन, ये मॉडिफाइड क्वाड्रेट बोन है। स्टेप्स स्ट्रिप शेप होगा एंड हायर मैंडिबुलर, वो किसका हायर मैंडिबुलर का मॉडिफिकेशन है। इन स्टेप्स इट इज द स्मॉलेस्ट ईयर ऑसिकल, आल्सो द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। बॉडी का सबसे छोटा बोन है और हमारे ईयर का भी सबसे छोटा बोन है। तो टोटल हमारे पास ईयर ऑसिकल का नंबर कितना 6 है। ओके, 3 इस कान में होंगे, 3 इस कान में होंगे, टोटल 6 हो गए। मेलस इंकस स्टेप्स, मेलस का शेप हैमर शेप है, इंकस का एंगल शेप है, स्टेप्स का स्ट्रिप है। मेलस किसका मॉडिफिकेशन आर्टिकुलेट का है, इंकस किसका है क्वाड्रेट का है, स्टेप्स किसका है हायर मैंडिबुलर का है। इज दैट क्लियर? ओके, तो आगे की कुछ चीजें भी बता दी हैं मैंने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भी। ऑल द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर एंटागोनिस्टिक एक्सेप्ट, ओके, मतलब सीधे से which is not antagonistic हार्मोन। कौन एक दूसरे के अपोजिट काम नहीं करेगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पे कैल्सिटोनिन एंड ओके आपका PTH, ओके। दूसरा है कॉर्टिसोल एंड इंसुलिन। सी है आपका इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। और डी है आपका कैल्सिट्रियोल एंड कॉलेज हार्मोन। क्वेश्चन है विच इज नॉट द एंटागोनिस्ट, कौन सा अपोजिट काम नहीं करेगा। अब देखिए मैंने कैल्सिटोनिन जैसे द TCT थायरोकैल्सिटोनिन सीक्रेट फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, और थायराइड में भी कौन सी ग्लैंड है, दिस इज द पैराफॉलिकुलर सेल। PTH सीक्रेट फ्रॉम द पैराथायराइड। एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होंगे बिल्कुल, वी कह रहे नॉट द एंटागोनिस्टिक। कैल्सिटोनिन मेनली रेगुलेट द बोन कैल्शियम, PTH मेनली रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम। तो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करेंगे, पहला तो आंसर नहीं हो सकता है। कॉर्टिसोल इंसुलिन, कॉर्टिसोल इंसुलिन बिल्कुल अपोजिट काम करेंगे। कॉर्टिसोल के जो इफेक्ट होते हैं वो इंसुलिन के अपोजिट होते हैं, तो दूसरा भी नहीं हो सकता है। इंसुलिन ग्लूकागोन तो होना ही है। इंसुलिन इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ग्लूकागोन इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, तो सी भी आंसर नहीं होगा। कैल्सिट्रियोल एंड कॉलेज हार्मोन, ध्यान दीजिए कॉलेज हार्मोन दिस इज द PTH, PTH को भी बोलते हैं कॉलेज हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था
इसलिए बोला गया कॉलेज हार्मोन। और कैल्सिट्रॉल दोनों ही क्या करेंगे, ब्लड में या प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। क्लियर? एक किडनी से आएगा, एक पीटीएस से आएगा, लेकिन जब कैल्शियम का रेगुलेशन होता है तो दोनों के जो इफेक्ट होते हैं वो एक साथ होते हैं। इसलिए ये वाला जो आंसर है ये होगा, ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन की तरह काम नहीं करेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान। ये किंगडम एनिमेलिया से क्वेश्चन आ रहा है। ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान किस किस में ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान होगा? देखिए, ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान का मतलब था एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ एक ही ओपनिंग होगा विच एक्ट एज अ माउथ एज वेल एज एनस। अगर एलिमेंट्री कैनाल में सिंगल ओपनिंग होगा वो एनस के जैसे भी काम करेगा, माउथ के जैसे भी काम करेगा। यहाँ पे ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान क्वेश्चन है, ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान। अब इसमें पहले कुछ एग्जांपल लिखें, आपको आंसर करना है। एस्केरिस बी है, प्लेनेरिया सी है आपका हाइड्रा, डी है आपका फेस्यूला, ई है आपका ओफ्यूरा, उसके बाद एफ है आपका सिस्टोसोमा, उसके बाद जी है आपका मैरी, ओके, उसके बाद एच है आपका ऑरेलिया। वो कह रहे हैं किस किस में, देखिए ब्लाइंड सेल। अब देखिए जो ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान होगा वो सिलेंटेटा में होगा, प्लेटिहेलमिन्थिस में होना। तो इसमें से आपको सिलेंटेटा प्लेटी के एग्जांपल आपको आइडेंटिफाई करना है। एस्केरिस तो एस्केरिस का है, बिल्कुल नहीं है। प्लेनेरिया बिल्कुल प्लेटी का है, एक हो गया प्लेनेरिया होगा, प्लेनेरिया में ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान होगा। हाइड्रा सिलेंटेटा का है, बिल्कुल होगा। फेस्यूला दिस इज द लीवर फ्लूइड, प्लेटी का है, बिल्कुल होगा। ओफ्यूरा दिस इज द ओफ्यूथ्रिक, ब्रिटल स्टार है, काइनोडर्मेटा का मेंबर है, नहीं होगा। सिस्टोसोमा दिस इज द ब्लड फ्लूइड, प्लेटी का मेंबर है, बिल्कुल होगा। नेरीज एनिलिडा का मेंबर है, और एनिलिडा में तो नहीं होगा ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान, जी भी नहीं होगा। ऑरेलिया दिस इज द जेलीफिश, और जेलीफिश कहाँ का मेंबर है, सिलेंटेटा का है, बिल्कुल होगा। ओके, तो इन सभी पे क्या होगा, ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान होगा। क्लियर? तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट मास्टर क्वेश्चन फॉर द नीट। आपको ध्यान से इनको रिकॉल करना है। और देखिए आप अभी अपने पास 1 मंथ का टाइम है, आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, उसके डायग्राम पे फोकस कीजिए, और मान के चलिए 90 क्वेश्चन में से 65 to 70 क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी से होंगे। क्लियर? थैंक यू।